हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के ऊपर। और स्ट्रेटजी किस एग्जाम के लिए होगा ये सभी आप देख रहे हैं। ये अभी भारत का सबसे बड़ा एग्जाम रेलवे ग्रुप डी। इसके अंदर 1 लाख पोस्ट है और बहुत सारे बच्चों ने इसके फॉर्म भर रखे हैं, वर्षों से इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया गया है। लेकिन रेलवे के द्वारा एग्जाम डेट को 17 अगस्त से टेंटेटिव एग्जाम डेट, जिसको कहते हैं कि हो सकता है एग्जाम, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि रेलवे जिस तरीके से काम कर रही है, एनटीपीसी में आप सभी ने देखा कि सीबीटी 2 को कितनी जल्दी से कंडक्ट करवाई, तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 अगस्त से हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे स्ट्रेटजी के ऊपर, जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा आज, क्योंकि मैंने दिया है सीबीटी 2 और मुझे पता है कि अभी जो एग्जाम का पैटर्न है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, ये जो एग्जाम होने वाला है इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस पहले होता था ये अब होगा नहीं, अब होगा परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, जिस प्रकार से एसएससी वगैरह में होता है। तो बात करेंगे कि ग्रुप डी का एग्जाम जिसमें कि पूछे जाते हैं जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25, रीजनिंग के 30 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है और 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आप 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो सही वाले में से 1 क्वेश्चन आपके काट दिए जाएंगे। तो भैया जी बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगा हमारे एग्जाम का कि सबसे पहले देखिए कि ये जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी में अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं तो 80+ नंबर भैया 100 नंबर में से लाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर पाएंगे। नहीं तो आप कहीं ना कहीं दुविधा में रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बात करते हैं कि कैसे हम साइंस का स्ट्रेटजी अपनाएंगे। साइंस का जो 25 क्वेश्चन है इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हमारे लिए क्या होगा ये सुनिए आप। सबसे पहले आपके पास अगर समय है तो क्लास 9th और क्लास 10th की जो साइंस की बेसिक बुक आती है इसको आप थ्योरी वाइज पढ़िए और चैप्टर के लास्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक एक करके बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अगर इससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो साइंस के लिए रेलवे स्पेशल सबसे बेस्ट किताब जो है वो है यूथ पब्लिकेशन का। कौन है? यूथ पब्लिकेशन का, जिसका क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन वहां डाले गए हैं और एक एक क्वेश्चन का बारीक और पूरा जो है विस्तार से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के नीचे डिटेल में दिया गया है। तो किताब को अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप स्ट्रेटजी सही बना पा रहे हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतर किताब है। और साइंस के लिए इससे अलग जो है कोई स्ट्रेटजी आप नहीं बनाइए। तो क्लास 9th 10th और यूथ पब्लिकेशन का किताब है कि नहीं, अगर आपके पास टाइमिंग है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, सेट प्रैक्टिस में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करेंगे मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैथमेटिक्स के जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने देखा कि कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सवाल नहीं है। क्योंकि देखिए ज्यादातर यह पैटर्न देखा जाए तो सीबीटी 2 में सीआई से ज्यादा क्वेश्चन है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन है और हर एक सवाल में लॉट्स ऑफ मतलब भर के कैलकुलेशन है, जो कि आपका टाइम लेगा एग्जाम के अंदर। तो आप यहां से अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे भैया। ये मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि सब जो है सो रूम पे अपने घर पे 30 मार्क का होता है, एग्जाम में बहुत कुछ मैटर करता है। आपका टाइम, आपका जो है सो एनर्जी, आपका जो है सो सोच, ये सब मैटर करता है एग्जाम के अंदर। प्रेशर कैसे आप हैंडल करते हो एग्जाम के अंदर, सब कुछ मैटर करेगा। आइए बात करते हैं मैथमेटिक्स का क्या स्ट्रेटजी होगा। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स में सारे बुक्स नहीं पढ़ने हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे किताब नहीं पढ़ने हैं, बड़े बड़े एक एक टॉपिक का जो है 300 400 क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चन को आप एक एक करके अपने कॉपी में नोटबुक में बनाइए, एक क्वेश्चन को लिस्टिंग कीजिए और तब जो है सो उसका सॉल्यूशन खोजिए, अपने से बनाइए, बार बार उसको रिपीट करके प्रैक्टिस कीजिए, है कि नहीं। नहीं तो यूट्यूब पे भी ढेर सारे टीचर्स ने इन क्वेश्चनों को करवा रखा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। बाकी आप अगर किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो आपका जो हैंडबुक है वहां से उसको देखें कि किस तरीके से वहां क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। नहीं तो आप अगर यूट्यूब पर किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो आप वहां से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप क्या कीजिए कि रेलवे एनटीपीसी 2 में अभी जितने सारे एग्जाम हुए सबका क्वेश्चन आप पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, वहां से एक एक क्वेश्चन को आप लगाइए। और उससे भी बेहतर अगर आपके पास टाइम है तो सीबीटी 1 जो एनटीपीसी हुआ है वहां से जो है सो एक एक क्वेश्चन को आप लगाइए, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा रेलवे एग्जाम के अंदर ग्रुप डी में। ये रहा मैथमेटिक्स का। बाकी लास्ट में आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वहां से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप ग्रेडअप का मॉक ले ले या फिर ऑफलाइन कहीं भी आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो मैं किसी का यहाँ प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बेहतर साबित होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है सो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एग्जाम के अंदर।
बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए कोई भी बुक की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने कंसेप्ट को पढ़ा है इतने दिनों में, हमको पता है। तो रीजनिंग में भी पूछे गए क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 2 और CBT 1 इसके क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि रीजनिंग आजकल जो है सो पूछ जो रहा है वो क्रिटिकल है, क्योंकि पजल से सारे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग का पैटर्न है, TCS एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वो पैटर्न फॉलो कर रही है बैंकिंग का, जिसमें कि बैंकिंग में पूछ जाते हैं पजल से, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट हो गया, बॉक्स वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन मेंशन करेगा ग्रुप डी में भी, हमें लगता है ऐसा, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो है सो आप एग्जाम आसान नहीं लेगा, क्योंकि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है तो एग्जाम का लेवल जो है सो टफ रहेगा। जैसे ही बात करते हैं रीजनिंग में, तो पजल का क्वेश्चन जो है सो एक पजल रहेगा, उसके अंतर्गत एक ही क्वेश्चन डाले जाते हैं। बैंकिंग में ये सिस्टम नहीं है, एक पजल के अंदर 3-4 क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो वहां आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, जैसे कि एनटीपीसी CBT 2 का पैटर्न को देखा गया। तो आप क्या कीजिए कि रीजनिंग में भी वही फॉलो कीजिए, एनटीपीसी CBT 2 और CBT 1 के जितने सारे क्वेश्चन रीजनिंग के हैं उस पर बार बार आप प्रैक्टिस बनाएं, और पजल को विद इन टाइम यानी कि कम समय में सॉल्व करने का प्रैक्टिस लगाएं घर पर ही, काहे कि वही चीज आपको एग्जाम में फायदा देने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप जो है सो कोई बुक अगर प्रेफर कर रहे हैं तो जहां पर आप चीजें फंसते हैं, जहां पर जैसे कि मान लीजिए क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, सिलोरिज्म से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद जो है सो ये सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन सभी चीजों को आप जो है एक बार रिकॉल करने के लिए बुक्स का सहारा ले सकते हैं, वरना मैं कहूंगा कि आप वही अपनाइए। बात करेंगे इसका, ये जो GA और CA है, करंट अफेयर्स के लिए आपका स्ट्रेटजी क्या होगा। इसके लिए एक वर्ष का मैगजीन आता है, उस मैगजीन के अलावा आप कुछ नहीं कीजिए, उसी मैगजीन को फॉलो कीजिए, 1 से 2 बार 3 बार आप पढ़ जाइए, जिससे कि चीजें आपके दिमाग में रहे, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कहां से पूछ देगा, है कि नहीं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के सवाल कहां से पूछे जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप क्या कीजिए कि साल भर का एक मैगजीन आता है, चाहे आप स्पीडी का ले ले, प्लेटफॉर्म का ले ले, बहुत सारे मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वहां से आप उसको 1 बार 2 बार पढ़ जाइए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए और आप एग्जाम में बेहतर कर पाओ। करंट अफेयर्स के मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन में 5 से 6 भी आपके बन पा रहे हैं, तो वो बेहतर साबित होगा आपके लिए। और बाकी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसके लिए लुसेंट वगैरह फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन रिकॉल होते जाते हैं, उसके लिए ज्यादा कुछ स्ट्रेटजी अपनाना नहीं है। तो मेन हो गया साइंस का, मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का। 75 नंबर आप इधर से अगर गेन कर पा रहे हो तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, 15 क्वेश्चन यहाँ से मान लीजिए कि आप गेन कर पा रहे हैं इधर, तो 90 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। मान लीजिए कि करंट अफेयर्स के आप वीडियो वगैरह देख रहे हैं या कहीं भी डिस्कशन वगैरह ढेर सारा कर रहे हैं, तो ये चीजें जो सो टाइम वेस्ट है। अभी भी आप अगर करंट अफेयर्स वगैरह की वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। करंट अफेयर्स वगैरह की वीडियो या किसी भी चीज की वीडियो उतनी देखने की यूट्यूब पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां से सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह से ये टाइम वेस्ट होता है। बाकी सारा बुक आप फॉलो कीजिए। लास्ट स्ट्रेटजी यही होगा कि लास्ट में जब समय बचे तो मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, प्रेशर को हैंडल करना सिखाती है, सही स्ट्रेटजी, सही अप्रोच आप हर एक क्वेश्चन पर किस प्रकार से लेते हैं। मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना जरूरी है। मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालाइज कीजिए कि आप जो है सो कहां पर गलती कर रहे हैं और उस पर काम कीजिए। तो ये एक सटीक स्ट्रेटजी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, मैंने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये बता रहा हूं और इसी से सिलेक्शन जो है सो पक्का होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर फ्यूचर। आप इसी प्रकार से अपने प्रिपरेशन को लगाएं। 17 अगस्त एग्जाम डेट है। ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी स्ट्रेटजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।